इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जुड़ गई हैं। रागिनी, विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है, निजी हमले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। निजी हमले, व्यक्तिगत हमलों की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, तो क्या चुनाव प्रचार को आप गंदा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? सुमेरा, बड़ी ही दिलचस्प बात है कि विकास का नाम जब भी लिया जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं राजनीति हो ही जाती है। कांग्रेस पार्टी कभी विकास के ऊपर किसी भी तरीके के वाद विवाद का हिस्सा बनने से पीछे नहीं हटी। आप करिए एक डेवलपमेंट मॉडल पे बहस, विकास के मॉडल पे हम जरूर आएंगे, लेकिन जहां तक निजी हमला करने की बात है, ये सवाल तो निजी है ही नहीं। इस सवाल के तो कानूनी, राजनैतिक, नैतिक और सामाजिक पहलू बहुत बड़े बड़े हैं, और इसीलिए ये सवाल सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही पूछा, और बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि देश की जनता, इलेक्शन कमीशन से कुछ बहुत ही जरूरी तथ्यों को छुपाया गया। मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि 45 सालों तक नरेंद्र मोदी जब तक कानूनी रूप से बाध्य नहीं हुए, तब तक वो अपनी पत्नी और अपने शारीरिक जीवन के बारे में खुलासा ही नहीं कर पाए। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से ऐसे आदमी को जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, कोई नैतिक बाध्यता महसूस ही नहीं हुई। चलिए ठीक है, आपका ये मुद्दा निजी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे तथ्य हैं जिनको कानूनी रूप से सामने रखना जरूरी है। एक मिनट, अभी भी नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी के एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, रागिनी का ये कह रहा है कि हाँ हमने उठाया ये मुद्दा, लेकिन ये तो व्यक्तिगत मुद्दा है ही नहीं। जी, क्या ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है? क्या ये अहमियत रखता है नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में इस तरह से व्यक्तिगत हमले करना, बात करना? पिछले 40 वर्षों से जब भी सोनिया गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता था, तब इन्हीं कांग्रेस वालों की आंख नाक में जो है मिर्ची लग जाती थी। 1968 से लेकर 1980 तक एक इटली की नागरिक प्रधानमंत्री निवास में रही, गोपनीय कागजातों तक उसकी पहुंच रही। ये इस देश के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक संकट था। उसका जवाब कभी कांग्रेस ने देने की जहमत नहीं उठाई। मुझे आपत्ति है, छेड़ने का आप आपत्ति नहीं ले सकती, मत लगाइए, आप आपत्ति नहीं ले सकती, नागरिक आप आपत्ति नहीं ले सकती। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, ये पूरा देश जानता है। आप रागिनी, आपके राग देने से आप गलत आरोप मत लगाइए, और कांग्रेस को लोगों पर कीचड़ उछालने का, कीचड़ उछालने का मैं सही आरोप लगा रहा हूँ, मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। लेकिन रागिनी आप जवाब दीजिए ना, झूठ बोलने रागिनी आपत्ति सिर्फ नहीं कीजिए, जवाब दीजिए कि गांधी फैमिली के बारे में बात नहीं की जा सकती, वो व्यक्तिगत हो जाता है। नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जा रही है तो वो व्यक्तिगत नहीं, कैसे? परिवार के बारे में क्यों नहीं जवाब, चलिए झूठ सच नहीं नरेंद्र मोदी। प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। रागिनी जवाब दें, झूठ बोलने का काम रागिनी जवाब दें इस पर। नरेंद्र मोदी, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रेमिकाओं की सूची पर कोई प्रश्न पूछ लेता है तो क्यों मिर्ची लगती है? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रेमिका पर, गर्लफ्रेंड पर सवाल पूछना और पत्नी के बारे में पूछना, क्या ये एक तरह से देखा जा सकता है इसको? नहीं, सवाल पूछना। सुमेरा जी मुझे जवाब देने दें। एक सुमेरा जी समझ सुमेरा जी मुझे जवाब देने दें। नरेंद्र मोदी जी का विवाह नहीं, सुन लो रागिनी, जरा सुनने की हिम्मत रखो। मैं पूछ रही हूँ सवाल। हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब तो दीजिए। अभी बहुत सुनना है। प्रेम शुक्ला जी जवाब तो दीजिए। बात हुई है सिर्फ। सुन रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, हाँ जी बोलिए। जवाब दे रहा हूँ ना, बोलिए। तमीज में रहकर जो भी आप कहेंगे उसे मैं सुनूंगी, लेकिन अगर आप तमीज की हद को पार करेंगे तो मैं यहाँ सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप अगर भारतीय समझ लीजिए शुक्ला जी, आप बकवास मत करो। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बोलने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। एक महिला से बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं बोलिए ना, बात रखिए। आप में शिष्टाचार है ना, प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी महिला से बात, कौन सा किसी भी महिला से किसी भी मेहमान से बात, मेरे बीच में वो चिल्लाए पड़ी है। रागिनी जी सुन लीजिए।
लीजिए बात करिए। रागिनी जी, आप सुनेंगी नहीं तो चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? यही सोच है महिलाओं के प्रति सुमेरा जी, आप नहीं रोक पाएंगी। नहीं रागिनी जी, पहले सुन लेते हैं। सोच है रागिनी जी, लेकिन आप भी दखल अंदाजी कर रही है लगातार इनकी बात में। रागिनी जी, आप लगातार दखल अंदाजी कर रही है प्रेम शुक्ला की बात में। आप सुन भी तो लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं उन्हें भी कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। महिला ही महिला को सुना ले। प्रेम शुक्ला जी बोलिए आप। प्रेम शुक्ला जी बात अपनी पूरी करें ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी जी का वैवाहिक चार दशक तक नरेंद्र मोदी जी का वैवाहिक विच्छेद रहा है और भारतीय कानून जो इंडियन हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, 7 वर्षों तक यदि कोई अपनी पत्नी के साथ लगातार संबंध में नहीं है, दोनों साथ नहीं रहते, हाँ। तो नल एंड वॉइड मैरिज मानी जाती है। यदि इसके लिए उन्होंने उस पर अगर रेखा खींच दी, मैरिटल स्टेटस को स्पष्ट नहीं किया, तो ये गैर कानूनी नहीं है। कृपया कानून को समझ लें। विधि को समझने के बाद ही उसके विधिक जो कोण है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप स्पष्ट कीजिए, मैं जवाब देना नरेंद्र मोदी जी ने विनम्रता पूर्वक स्थिति स्पष्ट कर दी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो लीगली कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वो कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं कर रहे थे। मैं आती हूँ रागिनी, लेकिन बाकी मेहमान भी मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। मैं लेती हूँ आपका जवाब। हमारे साथ हिंदू मैरिज एक्ट, हमारे साथ नरेंद्र वर्मा जी भी मौजूद है एनसीपी से। शिवसेना के व्यक्ति को बुलाया है। नहीं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया है। सुनिए तो सही, हमारे साथ एनसीपी में आपको मुझे समय ज्यादा देना रागिनी जी हमारे साथ एनसीपी से भी हैं, हमारे साथ एनसीपी से भी मेहमान है। रागिनी जी हमारे साथ एनसीपी से भी मेहमान है, तो हमने आपके जो साथी हैं उनको भी बुलाया है। ठीक है, सुन लो। लेकिन चलिए आप प्रतिक्रिया दीजिए जी। रागिनी जी बोले। मुझसे सवाल है, मैं रागिनी जी की प्रतिक्रिया ले लूं पहले। मैं कल से इस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही मूर्खतापूर्ण आर्गुमेंट सुन रही हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो विवाहित हैं, उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट में ये लिख कर दिया है। दूसरी तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बाल विवाह था, इसे नल वॉइड मानिए। तो आप बताइए मुझे कि क्या बात है, क्या शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है? अगर शादीशुदा है तो 45 साल तक क्यों नहीं बताया? अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर उन्होंने उस दस्तावेज में क्यों लिखा कि वो शादीशुदा हैं? ये 5 उंगलियां घी में नहीं हो सकती। आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात यहाँ जोड़ूंगी कि बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को कि यशोदाबेन को सामाजिक और कानूनी अधिकार जो नैतिक तौर पर नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए, वो कानूनी बाध्यता की वजह से उनको मिल पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र वर्मा जी भी मौजूद है एनसीपी से, लेकिन हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी मौजूद है। नरेंद्र वर्मा जी, लेकिन प्रेम शुक्ला ने एक और अहम बात उठाई और वो अहमियत रखती है कि नरेंद्र मोदी अगर कुछ नहीं बता रहे थे तो वो कानूनी तौर पर क्या कुछ गलत कर रहे थे? वो कानूनी तौर पर गलत तो नहीं कर रहे थे, जब उन पर बाध्यता हुई उन्होंने बता दिया। तो ये व्यक्तिगत मामला है या ये चुनावी मुद्दा है? इसमें 2 चीजें काफी स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े, उस चुनाव में घोषणा पत्र में उन्होंने एफिडेविट में धर्मपत्नी वाला कॉलम नहीं भरा था। या तो उसे आप सही माने या फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कि इस बार आपको हर कॉलम भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जब जाके उन्हें वो अधिकार अपनी धर्मपत्नी को दिया। तो इसमें विरोधाभास है। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि कानून के मुताबिक 2 पति और पत्नी 8 साल तक अगर साथ में नहीं रहते तो वो धर्म पत्नी पति पत्नी नहीं रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, 40 साल का अंतर है, तो आज ऐसी कौन सी बात आई कि नरेंद्र मोदी जी को वो अधिकार अपनी पत्नी को देना पड़ा? हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के जी प्रेम शुक्ला जी, मुझे बोल लेने दीजिए। बात पूरी करें जी। लोकतंत्र में कभी भी इसी प्रकार तो वही तो है, या तो शादीशुदा है या नहीं है। आप दोनों बातें कैसे बोल सकते हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो ये कि इस चुनाव में ये व्यक्तिगत मुद्दे उठाकर, इस तरह के व्यक्तिगत हमले कर चुनावी मुद्दे जो होने चाहिए उन पर बात नहीं हो रही है। तो ये चुनाव जो यही मैं कहना चाहता हूं कि हर पार्टी
हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, अपना एक कार्यक्रम है, अपनी एक विचारधारा है। हम इस बातों से सहमत रखते हैं कि अपनी विचारधारा को वो लेके चले, अपने कार्यक्रमों को लेके चले। व्यक्तिगत जो ये लांछन उछल रहा है, जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, असंसदिक शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे हर पार्टी को, हर नेताओं को, खास करके शीर्ष नेताओं को बचना चाहिए। नरेंद्र वर्मा जी, कर कौन रहा है? समाज में किसने शुरू किया ये? द्वेष निर्माण होता है, कर कौन रहा है? द्वेष निर्माण होता है। नरेंद्र वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आप मानते नहीं ऐसे, सही, लेकिन कर कौन रहा है ये? गंदा कर कौन रहा है चुनाव प्रचार को? हर पार्टी के नेता के प्रति मेरा कहना है, हर पार्टी नहीं, लेकिन आप साफ नहीं बोल रहे ना कि कौन कर रहा है। इस पर बात करेंगे आगे कि कौन कर रहा है चुनाव प्रचार को गंदा। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी और शेष नारायण जी भी मौजूद हैं, आपके मीडिया, उनसे बात करेंगे। जारी है चुनाव प्रचार को किसने गंदा किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, चुनाव प्रचार को आखिर किसने गंदा किया? इस तरह के व्यक्तिगत हमले, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो भी व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं, चाहे वो शहजादा कहकर राहुल गांधी को संबोधित करना हो, या फिर वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बात भले इस चुनाव में ना किया हो लेकिन पहले किया हो, वो इस तरह के व्यक्तिगत हमले करते रहे, तो अब उन पर हो रहे हैं। तो ये चुनाव प्रचार को गंदा कर कौन रहा है? जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें नहीं उठाया जा रहा। मेरा जी, पहली बात यह है कि चुनाव प्रचार में राजनीति का स्तर जब नीचे गिरता है तो उससे पूरी राजनीति शर्मसार होती है, चाहे कोई वो संगठन करे। मैं इसमें दोषारोपण में नहीं जाना चाहता, मैं तो सब पार्टियों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र में जनता देख रही है और हम अपने आचरण से कहीं जनता को अगर निराश करेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। विकास मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, नौकरी, इस पे बहस होनी चाहिए। अगर हम इस बहस की जगह व्यक्तिगत आरोप लगा के बहस का स्तर नीचे करेंगे तो शायद ये दुर्भाग्य होगा। मैं रागिनी जी को बहुत अच्छा वक्ता मानता हूं और बड़ी कदर करता हूं। रागिनी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तर्कों पे बहस करते चलिए। विषय क्या है आपका? कुछ मैं पहले तथ्य आपके सामने रख देता हूं, उसके बारे में फिर अपने तर्क रखिए, फिर तर्क पे बहस करते हैं। क्या चीखना चिल्लाने से तो यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आएगा और जनता के बीच जो संदेश जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा। एक चीज, बाल विवाह गुजरात, राजस्थान और अन्य जगह होता था, ये एक सत्य है। बाल विवाह हुआ, ये सत्य है। दूसरी, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे संघ में अपना समर्पण आरएसएस में, ये भी एक सत्य है। आजादी की लड़ाई में लोगों ने घर बार को त्याग करके देश सेवा करी। आरएसएस में मोदी जी प्रचारक की ओर रूप में गए थे। प्रचारक जो होता है संघ में, वो गृहस्थ जीवन को त्याग के आता है और सारा जीवन अपना समर्पण कर देता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवा के कार्य के लिए। उन्होंने, अब एक प्रश्न आता है कि क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा गया व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ये झूठ नहीं होता है। झूठ होता है जब आप कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं था, जो सत्य कुछ और होता है। हाँ। आज तक के जो एफिडेविट की बात हो रही है, उन्होंने उसमें कुछ नहीं लिखा। मैं बिल्कुल लेती हूँ आपका जवाब। जी मैं खत्म, एक मिनट बात पूरी कर लें सुधांशु जी। अब क्या बोलिएगा जी? उन्होंने सुमेरा जी, मैं इस पर जवाब देना चाहती हूं। मैं बिल्कुल लूंगी आपका जवाब रागिनी, मैं आप ही को मौका दूंगी, पहले उनकी बात तो सुन लें पूरी। जी सुधांशु जी, पूरी करें बात। अगर उन्होंने झूठ बोला होता तो हर एक को उंगली उठाने का हक था। ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि भाई इसके विषय में आप चुप नहीं रह सकते, तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने सत्य बता दिया। प्रश्न ये है, गृहस्थ जीवन उन्होंने त्यागा, ये एक सत्य है। देश सेवा के लिए त्यागा, ये सत्य है। और इतिहास को लीजिए तो 1000 नाम बता दूंगा। एक चीज और, ठीक है, आपने बता दिया। रागिनी, आपको मैं पूरा मौका दूंगी। आप 1 मिनट, सुधांशु जी को अभी मौका मिला है चर्चा में बोलने का। ठीक है सुधांशु जी, आपने बात रखी अपनी। आपके मुताबिक कुछ झूठ नहीं बोला, छुपाया कुछ नहीं, झूठ नहीं बोला, छुपाया जरूर। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि छुपाया उन्होंने, झूठ नहीं बोला, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है। और जब वो बाध्य हुए तो उन्होंने बताया। ठीक है रागिनी, व्यक्तिगत जीवन की कुछ चीजें जो है, ठीक है, आपके मुताबिक उन्होंने देश के लिए त्याग किया गृहस्थ जीवन का। ठीक है रागिनी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो
राजनीतिक पार्टी और विचारधारा अपने आप को भारत की संस्कृति और धरोहर का ठेकेदार बताती है, उसे याद दिला दूं कि महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया जब कहा था युधिष्ठिर ने, तो अर्ध सत्य को भी झूठ माना गया था। और मुझे तो ये कश्मकशी समझ में नहीं आती कि आखिर 45 साल तक अपनी पत्नी का नाम लेने में कैसी शर्म है और कैसी झिझक है। इसका एक कारण तो बहुत स्पष्ट हो सकता है। अभी सुधांशु मित्तल जी ने संघ की बात की, और संघ का नियम है कि पूर्णकालिक और प्रचारक जो होता है वो कुंवारा होता है, शादी नहीं कर सकता। और शायद शादी करने के बाद इस शर्म को छुपाने के लिए मोदी जी को मजबूर होना पड़ा कि वो इस बात का खुलासा ना कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, सुधांशु जी मुझे आप पूरा करने दीजिए। नहीं पूरा करने दीजिए। आप उस बात को कटाक्ष, आप उस बात को काटिए, लेकिन मौका मिलने पर काटिए, मुझे पूरा करने दीजिए। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। गांधी को भी याद दिलाना चाहूंगी। गुजरात के ही थे गांधी, और पूरे देश में उनसे बड़े त्याग और सेवा का परिचायक कोई नहीं हो सकता। क्या उन्होंने कस्तूरबा गांधी को छोड़ दिया क्योंकि वो राष्ट्र सेवा करना चाहते थे? इस राष्ट्र सेवा के लिए पत्नी का त्याग करना जरूरी नहीं होता है। और रागिनी, आगे की एक बात आपको करती हूं, राजनीतिकरण का मुद्दा आपने उठाया। लेकिन रागिनी, बड़ा सवाल है कि इससे देश के विकास का ये किस तरह से जुड़ा हुआ है? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, विकास से कैसे जुड़ा हुआ है, ये देश की राजनीति से कैसे जुड़ा है? मैं सवाल ही पूछ रही हूँ आपसे, बोलिए। पूरी करने दीजिए रागिनी जी, बोलिए। मैं सवाल ही पूछ रही हूँ आपसे, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। विकास पर आऊंगी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। चलिए ठीक है, हम ब्रेक के बाद लेंगे रागिनी की प्रतिक्रिया। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है। लेकिन उसके ऐसे कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से ऐसे आदमी को जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, हाँ, कोई नैतिक बाध्यता महसूस ही नहीं हुई? चलिए ठीक है, आपका कहना है कि ये मुद्दा निजी सवाल नहीं है। 1968 से लेकर 1980 तक एक इटली की नागरिक प्रधानमंत्री निवास में रही, गोपनीय कागजातों तक उसकी पहुंच रही। यह इस देश के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक संकट था। उसका जवाब कभी कांग्रेस ने देने की जहमत नहीं उठाई। मोदी जी ने इसके पहले उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े, उस चुनाव में घोषणा पत्र में उन्होंने एफिडेविट में धर्मपत्नी वाला कॉलम नहीं भरा था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कि इस बार आपको हर कॉलम भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जब जाके उन्होंने वो अधिकार अपनी धर्मपत्नी को दिया। एबीपी न्यूज़ से बड़ी बहस जारी है। चुनाव प्रचार को किसने गंदा किया, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी पर हमला किया था कि चोरी की बाइक पर वो आए। इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, सुनिए। नरेंद्र मोदी आज ये कहते हैं कि राहुल गांधी चोरी की बाइक चलाते हैं, धूम 3 से इंस्पायर है। इस तरह की भाषा पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहें भैया, क्या कहा जा सकता है ऐसी भाषा पर? उनकी भाषा है, वो प्रयोग करते हैं इस भाषा की। हम ऐसी भाषा की प्रयोग नहीं करते। हमारा दूसरा तरीका है, हमारा प्यार का तरीका है। हम भाईचारे की बात करते हैं। उनको जो बोलना अच्छा लगता है वो बोल सकते हैं। तो हमारा प्यार का तरीका है, हमारी दूसरी भाषा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। रागिनी, लेकिन राहुल गांधी भी तो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, उनकी दूसरी भाषा कहाँ है? सुमेरा, इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जो मुझसे सवाल पूछा था वही सवाल आप दोहरा रही हैं, इसलिए जवाब भी मैं वही दोहराऊंगी कि ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यदि उस कानूनी प्रक्रिया में कुछ कमी रह जाती है तो उस पर सवाल उठाना भारतीय नागरिक का हक है, और वो हमने किया। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी तीनों पहलू हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी जो ब्रेक से पहले नहीं कह पाई, वो ये कि इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण मोदी ने खुद शुरू किया जब उन्होंने ये कहा कि कुंवारा रहना जो है वो एक गुण है, एक मूल्य है। मेरे तो आगे कोई नहीं, मेरे तो पीछे कोई नहीं, मैं तो साफ राजनीति करूंगा, भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो अपनी निजी व्यवस्था का जो एक झूठी जो झूठ था, जो सही बात थी ही नहीं, वो शादीशुदा है, उन्होंने खुद कबूला, उससे राजनीतिक फायदा बटोरने का काम तो मोदी ने ही इलेक्शन रैली में शुरू किया था। इस पर सुधांशु जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ शेष नारायण जी भी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, सभी दल ये कर रहे हैं, इस चुनाव प्रचार को इस तरह से गंदा कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमला कर किसी एक दल को इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन्होंने शुरुआत की? नहीं, दोनों दल एक ही हैं। दोनों ये शासक वर्ग की पार्टियां हैं
और ये आम आदमी, गरीब आदमी, हम जैसे आदमी के हित में कोई बात नहीं करते। ये हमको चारा मानते हैं, हमको कंज्यूमर मानते हैं, जो इनके धन्ना सेठ पैदा करते हैं। ये दोनों ही शासक वर्गों के पार्टियां हैं और दोनों मिलजुल के उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होने दे रही हैं जिनसे कि आम आदमी का कुछ भला हो सके। और दुर्भाग्य ये है कि उसमें पूरा देश शामिल हो रहा है। और इसके लिए अब हम क्या कहें, ये जिन लोगों के वारिस हैं, जो लोग, यानी महात्मा गांधी के वारिस एक पार्टी है और दूसरी वारिस जिनके जो दूसरे के दीनदयाल जी उपाध्याय के दूसरे महान लोग वारिस हैं, उन लोगों की जो जिंदगियां हैं, जो सादा जीवन जो था, उन जीवन से इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। ये लोग अरबों की रुपए रखते हैं, करोड़ों रुपए से कम किसी के पास संपत्ति नहीं। जरा ये बताएं कहाँ से लाते हैं? ये सारी मिले जुले लोग हैं, ये एंटी पीपुल लोग हैं और ये गाली गलौज की जो भाषा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। ये किसी का नुकसान दोनों कर रहे हैं, दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। और देखिए, ये जो महात्मा गांधी का एक बताता हूँ, ये गाली लिख के किसी दुष्ट ने उनको एक चिट्ठी दे दी, महात्मा जी ने पढ़ा उसको और कहा महात्मा जी प्रतिक्रिया दीजिए। उन्होंने उसमें से पिन निकाली, कहा भाई ये बड़ा काम का काम है, ये मैं रख लेता हूँ, बाकी तुम ले जाओ। इस तरह की परंपराओं के बाद ये आजादी मिली है, इसको ये लोग किसके लिए लूट रहे हैं भाई? इन दोनों के खिलाफ जनता को लाठी मारनी चाहिए, दोनों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये नहीं कर रही है। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का मुद्दा उठाया गया, व्यक्तिगत हमला किया गया, तो नरेंद्र मोदी भी धूम 3, धूम 2, चोरी की बाइक, शहजादे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो तमाम बातें वो भी कहते रहे। सुमेरा जी, दोनों चीज का, एक तो पहले रागनी जी ने जो कहा है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप सबने सुना, ले दे के इनका क्या रहा कि संघ में प्रचारक जो है वो विवाहित नहीं हो सकता और संघ के कानून जो है इन्होंने तोड़े। अरे रागनी जी, आपको नहीं पता हो तो नहीं कहिए। वो गृह जीवन त्याग के आएगा तब वो प्रचारक हो सकता है, विवाहित जीवन से नहीं होता है। हमारा संगठन हम जानते हैं, आप नहीं जानती कि उस संगठन का आप हिस्सा ही नहीं है जी। दूसरी बात यह है, आपने गांधी जी का नाम दिया तो मैं गौतम बुद्ध जी का भी नाम आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने गृह जीवन को त्याग के फिर दुनिया को एक दिशा दिखाई थी। लेकिन सुधांशु जी, जब पूछा जाए, एफिडेविट में पूछा जाए तो जानबूझकर आधा सच बताया जाए, मतलब बताया ना जाए, चाहे भले ही कानूनी तौर पर वो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन क्या नैतिकता के तौर पर वो प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? सुमेरा जी, प्रश्न क्या है? आज तक हम लोग ने ये माना था, मैं आती हूँ नरेंद्र जी आपके पास। जी, आज तक ये था कि हम लोग व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक जीवन से अलग करके देखते हैं। आज तक चाहे मीडिया हो चाहे राजनीति। क्यों महाराज, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? ऐसा क्यों करते हैं महाराज? आप लोग सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन, आप बोलने दीजिए। आप पहले महाराज सुन लो, प्रश्न सुन लो, गरीब आदमी की भी सुन लो। मैं चुप रह लेता हूँ। नहीं, आप लोग जो आप जो है आप अपनी राजनीति अपना आप कर लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। हमारी राजनीति नहीं है ये, हम राजनीतिक नहीं, हम आप दोनों से सवाल कर रहे हैं। आप लोग शिष्टाचार रखिए ना, मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो शिष्टाचार रखिए। आप इतने विद्वान आदमी हैं, आप दूसरे को बोलने तो दीजिए। सुधांशु जी, चलिए अभी बात पूरी करें, फिर हम प्रतिक्रिया ले लेंगे। चलिए सुधांशु जी, पूरी करें बात अपनी। मैं आप जो कह रहे हैं सुमेरा जी, मैं कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से अगर राजनीति को शर्मसार करने वाली बातें कही जाए तो गलत है। जो ये सबका इस समय चिंतन क्या है कि भाई असली मुद्दे पे क्यों नहीं आते? भाजपा भी क्या कहती है, कोई भी क्या कहता है। भाई आप मुद्दे की बात करिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करिए। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, मैं यही तो पूछ रही हूं कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ मुद्दों की बात हो रही है, व्यक्तिगत हमले तो वहां से भी हो रहे हैं ना। हम नहीं, देखिए, हम हमेशा जो है मुद्दे की बात में लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार व्यक्तिगत ये आरोप लगा के व्यक्तिगत चीजों को लेके चीजों को भटकाने की कोशिश। मैं एक चीज सिर्फ आखिरी में ये कहना चाहता हूं आपसे, देखिए, जिस स्तर की ये राजनीति हो रही है जनता सब समझ रही है। भ्रष्टाचार से आप बच नहीं सकते, आप अर्थव्यवस्था की हालत से बच नहीं सकते। और सुमेरा जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, खुल के चर्चा करवाइए ना इन मुद्दों पे। नहीं तो हम सब मुद्दों पर चर्चा कराते हैं, हम सब मुद्दों पर चर्चा कराते हैं, लेकिन ये मुद्दे आप ही लोगों के दल उठा रहे हैं। दोनों जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो इस तरह के हमले एक दूसरे पर कर रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा है। नरेंद्र जी, लेकिन सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि हम तो बार बार चाहते हैं चर्चा विकास पर हो, भ्रष्टाचार पर हो, व्यक्तिगत हमले होते हैं इसलिए जवाबी हमले किए जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? सुधांशु जी के उस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूं। 2 बार उन्होंने उल्लेख किया कि संघ से कई ऐसे नेता बीजेपी में आए हैं जो अपने परिवार के साथ
रह रहे हैं और देश सेवा कर रहे हैं। आपने एक बहुत ही चर्चित ये सुनी होगी आपने कहावत कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, फिर वो महिला मां हो सकती है, बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी के प्रश्न में मैं जसोदा बहन को हकीकत में उनको सराहना चाहूंगा कि 40 साल उन्होंने अपनी मंशाओं 40 साल उन्होंने अपनी मंशाओं पे पानी फेर के शिक्षा को बढ़त दी। नरेंद्र मोदी का वैवाहिक जीवन जब चुनाव आयोग क्या फैसले लेंगे इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? जब चुनाव आयोग ने उसको शक्ति का बनाया तब धर्म पत्नी का अधिकार, क्या ऐसा इंसान देश का प्रधानमंत्री बनने के यानी कि योग्य है? ये सवाल है कि एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन, सुधांशु जी, शिक्षा नहीं, लेकिन नरेंद्र जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या बीजेपी रखा नरेंद्र मोदी जी? पता है क्या बोल रहे हैं? दुख की बात है, आपको पता है क्या बोल रहे हैं? लेकिन नरेंद्र जी लगता है कि आपको पता नहीं है जो कह रहे हैं आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। जी चलिए रागिनी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी इसका। सुधांशु जी कह रहे हैं कि बीजेपी तो विकास की बात करना चाहती है, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं उन पर, क्या ऐसा है? चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। हमें रुकना पड़ रहा है, चर्चा जारी है आगे भी। कि चुनाव प्रचार को आखिर किसने गंदा किया, जिस तरह के व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और लोगों से जुड़े मुद्दे उस तरह से नहीं दिखाई देते हैं जितने कि व्यक्तिगत हमले सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। रागिनी, लेकिन बड़ा सवाल जी सुमेरा जी मुझे इसका जवाब देना है। सुमेरा जी आप जी नरेंद्र जी बोलिए, 3 बार पूछ चुकी है जी, बोलिए कि इसकी शुरुआत किसने की। जी हाँ। इसकी शुरुआत किसने की? सुमेरा जी, पूरे विश्व की निगाह इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पे जिससे हम गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, 3 फेज हो चुका, 6 फेज बाकी है। मैं स्मरण कराना चाहूंगा आपको, गोवा में जब बीजेपी का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जब उनको नरेंद्र मोदी जी को प्रचार की जवाबदारी प्रमुख करके दी गई, तब से उन्होंने शुरुआत की राहुल गांधी जी को शहजादा और उसके बाद सोनिया जी को विदेशी मूल, और फिर दोनों मां बेटों ने मिलकर इस देश को लूटा। इसकी शुरुआत जो की वो नरेंद्र मोदी जी ने की और फिर उनके सिपे सालार अमित शाह ने बदले की राजनीति। आज चुनाव आयोग ने उनको प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसकी ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में मुद्दे की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने ही शुरुआत की इसकी। सुधांशु जी, आप तो कह रहे हैं हम बार बार विकास की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल मैंने भी आपसे पूछा था। शहजादा लगातार कहते रहे राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह के हमले करते रहे नरेंद्र मोदी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल मुद्दे को सबसे पहले तो सोनिया गांधी के इलाज पर कितना खर्च हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था पिछले चुनाव के दौरान, तो जिस पर कि उन्हें फिर बाद में वापस भी अपनी बात को करना पड़ा था। तो इस तरह के व्यक्तिगत हमले तो नरेंद्र मोदी भी करते रहे। शुरुआत फिर कहां से हुई? मतलब सभी बराबर हैं? सुधांशु जी, ये शुरुआत नरेंद्र मोदी जी से है। अगर ठीक है, जवाब ले लेते हैं, क्लिपिंग्स देख लें, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, शुरुआत नरेंद्र मोदी जी से हुई है और उसके बाद जो और पार्टियों ने शुरुआत की है वो भी गलत है। इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं गलत तो बिल्कुल है। जी हाँ सुधांशु जी। सुमेरा जी, क्या मैं भी आखिरी टिप्पणी दे सकती हूँ? मैं बिल्कुल लेती हूँ, जल्दी संक्षेप में सुधांशु जी, समय खत्म हो रहा है, सबकी प्रतिक्रिया लेनी है। जी बोलिए सुधांशु जी। बार बार हम लोग हर भाषण में नरेंद्र भाई विकास, सुशासन बनाम कुशासन की बात करते हैं, वो नहीं करते। बार बार वो कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ना है, लेकिन साथ में ये भी करते हैं। आपको नहीं पता तो सुन तो लीजिए। लेकिन साथ में वो ये सब भी कहते हैं ना। आप कुछ शिष्टाचार रखिए भाई साहब, आप कुछ शिष्टाचार रखिए। सुधांशु जी समय खत्म हो जाएगा, बात पूरी करें अपनी। जी हम लोग अभी भी, मैं कहना चाहता हूँ, शहजादा कहना व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं है। आरोप लग रहे हैं जो ये कर रहे हैं, ये हल्का स्तर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई संज्ञा देना आरोप लगाना नहीं है। और हम बार बार बात कर रहे हैं मुद्दों की। रागिनी आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। जी हाँ ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात रखी। रागिनी अपनी बात रखिए संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। जी हाँ सुमेरा जी, इस खुलासे से नरेंद्र मोदी जी का एक और मुखौटा उतर गया है। इस चुनाव की शुरुआत से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वही पुराने हथकंडे हैं, ध्रुवीकरण, इटालियन मूल, पिंक रेवोल्यूशन, तोड़ दो, बदला ले लो। और मैं समझती हूं कि आज जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रकरण को
महिला विरोधी विचारधारा के साथ जोड़ के देखना बहुत जरूरी है। गुजरात में हुआ स्नूप गेट, मध्य प्रदेश में महिलाओं का जीन्स पहनने तो आपके पे बैन मुताबिक ये लगना, व्यक्तिगत हमला नहीं, ये बड़ा हमला है, ये बड़ा नैतिकता का सवाल है। ठीक है, इन्हीं का भाषण करा रही ठीक है, शेष नारायण जी, शेष नारायण जी, विचारधारा शेष नारायण जी, क्या ये व्यक्तिगत हमला है? मोदी है, क्या ये व्यक्तिगत हमला है? ये बड़े नैतिकता के सवाल है, या महिला सुरक्षा या महिला विरोधी होने से इस मुद्दे को जोड़ा जा सकता है? नहीं, इसमें देखिए ये लोग सारे नेता लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पहले मैंने की, इन्होंने किया, पहले उन्होंने किया, पहले उन्होंने किया। हमें तो लगता है कि दोनों में कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि बेटा ऐसी बातें करेंगे कि जनता की बातें न आने पाए दोनों लोग, क्योंकि राज या तो उनके नेतृत्व में है उनके। हाँ। तो इससे हम लोगों को, अपनी बिरादरी को, जो सूचना के हम लोग दूत हैं, हम लोगों को चाहिए कि इनकी इस बात को, अरे भाई किसने किया, किसने किया, हमसे क्या मतलब, हमारे इशू। ठीक है, मतलब सभी तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, लेकिन अहमियत ये रखता है लोकतंत्र में, जो ये महापर्व है लोकतंत्र का, उसमें कि लोगों से जुड़े मुद्दे सामने आए और इस तरह के व्यक्तिगत हमले ना हो और स्तर को, जो चर्चा का स्तर है, उसे नीचे ना गिराया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए आज की बात।